हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीजी व्यापम 2019 जेई सिविल के पेपर। ये एग्ज़ाम हुआ था 3 फरवरी को। ये पीडीएफ है, बहुत अच्छा पीडीएफ है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम से क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रीवियसली कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कहाँ से ये क्वेश्चंस लिया गया है। तो इसको हम एनालिसिस करने वाले हैं और इसके एनालिसिस में हम देखें, ये बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, डीपली थोड़ा सा वहाँ पे जाएंगे। बाकी उतना ज़रूरी नहीं होगा, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। तो इसमें हम 1 से 30 तक के सवाल देखेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें स्ट्रक्चर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और जो सॉल्यूशन होगा वो आंसर की के हिसाब से है। और कुछ क्वेश्चन जो है आंसर से मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गलत टाइप से ले लिया गया है, मतलब गलत ही लिया है कुछ आंसर्स को, और कुछ आंसर्स को अप्रोक्सीमेट लिया गया है। तो इसका जो पहला सवाल है, द एक्सपांसन इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड। एक्सपांसन मतलब कि हम लोग साउंडनेस की बात करते हैं। एक्सपांसन मतलब कि साउंडनेस की बात करते हैं, और साउंडनेस मतलब कि हम लोग ली चैटलियर एपरेटस से करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि साउंडनेस किससे किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, द टाइप ऑफ एग्रीगेट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में देखना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे हल्का कौन सा है। तो सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अप्रोक्सीमेट सभी को पता होगा कि क्रश्ड स्टोन है 2.6 के आसपास हो जाएगा। फ्यूल एस है, तो ये हल्का होता है, पानी में भी तैरता है। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का भी 2.6 से ज़्यादा होता है। फिर ब्रिक है, 2.2 के आसपास होगा इसका। तो इस पे जो सबसे हल्का चीज़ है वो है फ्यूल एस। तो जो सबसे हल्का होगा तो उससे जब हम कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे तो जाहिर सा बात है वो हल्का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें सही टिक लगाए हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली सही है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स। सही टिक लगाए हैं आंसर से मैच करते हुए। तो जिनका भी पीडीएफ है उनको धन्यवाद। इसमें बोला गया है, अ सीमेंट बैग वेइंग 50 किलोग्राम शैल बी टेकन एज। तो हम जानते हैं कि 50 किलोग्राम का जो सीमेंट होता है, सीमेंट बैग होता है, उसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो वो 35 लीटर का होता है। और इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा 0.0035 मीटर क्यूब। एसएससी जेईई में भी कई बार पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में देखेंगे, द ड्यूरेशन ऑफ यूजिंग सीमेंट मोटार आफ्टर इट्स मिक्सिंग सेल बी विदिन। इसका मतलब ये बोला गया है कि सीमेंट को कितने मिनट के अंदर यूज़ करना है। तो व्यापम ने तो इसमें स्टार मार्क लगाया हुआ है, और जाहिर तौर पे देखा जाए, ठीक है, तो इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम की बात किया जा रहा है। इनिशियल सेटिंग से पहले ही हम सीमेंट को यूज़ कर लेंगे, और जो नॉर्मली सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। तो सीमेंट को हम जनरली 30 मिनट से पहले यूज़ कर लेंगे। और इसमें हिंदी में भी एक साइड दिया हुआ है, चूँकि इसका जो मिनिमम शैक्षणिक अहार्ता है, न्यूनतम शैक्षणिक अहार्ता है, वो डिप्लोमा है, और डिप्लोमा को हिंदी में भी लिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है चीज़ें। 5वां नंबर है, इन लाइम सीमेंट प्लास्टर। तो लाइम सीमेंट प्लास्टर में पूछा है कि लाइम सीमेंट प्लास्टर करते हैं तो उसमें जो रेशियो होता है वो कितना होता है और किस का होता है। इसमें पूछा गया है, रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो किन चीज़ का होता है। तो लाइम और सीमेंट बोला है, तो लाइम प्लस सीमेंट तो होना चाहिए। इसके साथ इसमें हम मिलाते हैं सैंड। और नेक्स्ट टाइम अगर इसका सवाल बन सकता है कि लाइम प्लस सीमेंट प्लस सैंड, इन तीनों का रेशियो क्या होगा अगर हम इसको प्लास्टरिंग में यूज़ करें, तो ये सवाल बन सकता है। तो इसको
उल्टा क्वेश्चन में दे दिया गया है कि इसका रेशियो दे दिया गया है और रेशियो के साथ ये चीज़ पूछा गया है। तो ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम ग्रेवल के साथ तो कर ही नहीं सकते हैं। मोर्टार का काम होता है फिनिशिंग का, अप्रोक्सीमेट फिनिश होता है, तो ग्रेवल के साथ अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पे सीमेंट यूज़ करने वाले हैं। 6वां नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन द मटेरियल। तो देखिए प्लास्टर किससे होगा, जो कोहेसिव मटेरियल होगा, जिसके पास कोहेजन होगा, जिसके पास कोहेजन होगा उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टरिंग का काम कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसमें से कोहेसिव मटेरियल है जिससे हम प्लास्टर का काम कर सकते हैं, सीमेंट, जिप्सम, ये भी लाइम का एक प्रकार है, जिप्सम भी लाइम का प्रकार है, तो इससे भी किया जा सकता है, और लाइम का भी प्लास्टर किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन को आप आसानी से अलग कर सकते हैं, पोजोलाना, इसके पास कोहेजन नहीं होता है, इसको सिर्फ सीमेंट में मिलाया जाता है उसका हीट कम करने के लिए, पोजोलानिक सीमेंट कहते हैं। पोजोलाना एक मटेरियल होता है जिसको सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम हो सके और थोड़ा उसका सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ किया जाए, मतलब धीरे धीरे वो जमे, और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, धीरे धीरे निकलेगा, तो क्या होगा, क्रैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक मटेरियल है जो अलग से सीमेंट में मिलाया जाता है, और इसका परसेंटेज पूछा जाता है कितना परसेंट में मिलाते हैं, तो 20 से 30% अप्रोक्सीमेट इसको मिलाया जाता है सीमेंट में। 7वां नंबर का सवाल है, एज पर IS 456/2000 टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग अलग टाइप से हम बता सकते हैं। 10% होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का, अगर सीधा अगर हम देखें तो 10% होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का, और डायरेक्ट टेंसाइल होता है 0.5 ऑफ FCR, मतलब कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का 50% होता है। लेकिन और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन देखें, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन मैच कर रहा है जिससे हम डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो हम कंक्रीट का डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन पढ़ते हैं, तो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना पढ़ते हैं, उसके फ्लेक्सुरल के हिसाब से, फ्लेक्सुरल में बेंडिंग, उसके हिसाब से देखा जाता है कि यहाँ पे टेंशन आ रहा है, तो ये टेंशन जो होता है डायरेक्ट नहीं होता है, फ्लेक्सुरल होता है, तो इसी को हम पढ़ते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, और इसकी बात भी नहीं किया है। इसके जगह पे अगर और होता है 10% ऑफ कंक्रीट, तो उसको हमको लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का कोई भी आंसर नहीं है, तो हमको यही आंसर नियरेस्ट लग रहा है। उसके बाद 8वां नंबर है, M20 ग्रेड कंक्रीट बनाना है, उसके लिए मिक्स प्रोपोर्शन है, तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। M5 से लेकर के M10, 15, 20 और M25, तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। ये 5 से चालू होता है, कंटिन्यू कम करता होता है, 5, 4, तो इस प्रकार से M7.5, तो इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं M5 से कंटिन्यू। तो इसमें होता है 1:5:10, तो ये जस्ट M5 चालू हुआ है, याद करने का एक बस तरीका है, वैसे तो सभी को याद हो गया होगा ग्रेड का, तो बस एक तरीका है कि M5 है तो यहाँ पे 5 है और जस्ट डबल, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से चलता है। 2 के बाद फिर 1.5, फिर 1 चलता है, तो यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, 1 जस्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम देखें तो ये हो जाता है इसका आंसर। याद करने का जस्ट तरीका है, वैसे याद हो गया होगा अभी तक सभी को। फिर 9वां नंबर है, वर्केबिलिटी को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो वर्केबिलिटी को हम स्लम कोन टेस्ट के हिसाब से करते हैं, स्लम कोन के हिसाब से करते हैं। उसके बाद कोन बनाने के बाद जब इसको रिप्लेस करते हैं तो उसको एक स्केल के थ्रू मेज़र, इसमें जो रॉड लगा होता है उसमें स्केलिंग किया होता है, उसमें स्केलिंग किया होता है। जब ये स्लब गिरता है तो देखते हैं कि कितना mm गिरा है, कितना mm गिरा है, कितना सेंटीमीटर गिरा हुआ है। तो इसी यूनिट को पूछा गया है कि स्लम को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, तो उसको mm के तौर पे देखते हैं कि कितना स्लम वो गिरा हुआ है। उसके बाद फिर अगला है 10वां, इसमें पूछा गया कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड फॉर कंक्रीट इन्वॉल्विंग द
एस्टिमेशन ऑफ विच पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा पैरामीटर है जिसका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जा सकता है। स्ट्रेंथ का भी कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी किया जा सकता है, इलास्टिसिटी भी किया जा सकता है। तो सभी ऑप्शन हैं जिनका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें बोला कि द लेवलिंग ऑपरेशन डेट रिमूव हम्स एंड हॉलोस एंड गिव ट्रू यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज कॉल्ड। तो ये मान लीजिए कि वॉल है, तो यहाँ से हम जो सीमेंट उठाते हैं, सीमेंट उठाने के बाद इसमें जो मसाला लगाते हैं, तो मसाला लगाने के बाद इसको जो प्लेन का काम किया जाता है, इसको जो लेवलिंग का काम किया जाता है, इसमें जो हम्स होते हैं वो सबको भरने का काम किया जाता है, उसको बोला जाता है स्क्रीडिंग। उसको बोला जाता है स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग के बाद इसमें जो स्क्रीडिंग के बाद फिर जो हम काम करते हैं वो होता है फ्लोटिंग। वो होता है फ्लोटिंग। इसको थोड़ा सा प्लेन किया जाता है, या फिर इसमें जब रिमूव करते रहते हैं तो जो गड्ढे वगैरह जो जहाँ पे मसाला कम पड़ता है उसको डालते हैं, उसको बोला जाता है स्क्रीडिंग। उसके बाद फिर उसमें आते हैं, उसको बोला जाता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का काम किया जाता है। फिर फ्लोटिंग का काम हो गया मतलब बहुत ज़्यादा प्लेन हो गया, बहुत ज़्यादा प्लेन हो गया। उसके बाद फिर उसमें जो वाटर होता है, उसमें जो वाटर होता है वो थोड़ा सा इवापोरेट होता है। उसके बाद फिर उसको फाइनल टच देते हैं, फाइनली उसको स्मूथ किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉवेलिंग। तो इसको अगर पूछा जाए तो इसको कौन से क्रम में किया जाता है, तो सबसे पहले स्क्रीडिंग करते हैं, फिर फ्लोटिंग करते हैं, फिर ट्रॉवेलिंग करते हैं। तो जो इसमें पूछा गया था स्क्रीडिंग, जो हम्स वगैरह होते हैं, जो हॉलोस वगैरह होते हैं, हम्स वगैरह, उसको जो हटाने के लिए काम किया जाता है उसको बोला जाता है स्क्रीडिंग। फिर इसके बाद दिया गया है 12 नंबर का सवाल। देखिए, इस टाइप का सवाल जनरली आता है जो कि कोई पढ़ा हुआ नहीं होता है, किसी का पढ़ा हुआ नहीं होता है कि IAS कोड 5454 कोई पढ़े। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस है कि ये सवाल सभी लोग छोड़े होंगे। ठीक है, जिसका तुक्का लग गया तो लग गया, बाकी मैक्सिमम चांस होता है कि इस टाइप का नया सवाल आपको देखने को मिले तो एग्ज़ाम में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सारे सवाल बनाने के लिए नहीं होते हैं, कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं। और बहुत ज़्यादा सवाल बना लिए हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस है तो तुक्का लगाएं, ऐसे डायरेक्टली जय श्री राम वाला नहीं लगाना है। तो इसमें दिया गया है कि 20 ब्रिक लेना है हमको, तो 20 ब्रिक लेना है तो उसमें कितने डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। तो इसका एक टेबल बना हुआ है जिसमें दिया गया है कि 20 ब्रिक है तो उसमें 1 से ज़्यादा नहीं डिफेक्टिव होना चाहिए। फिर इसके बाद फिर 32 ब्रिक लेते हैं तो उसमें 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। फिर 32 के बाद जो तीसरा होता है 50 ब्रिक लेते हैं, तो 50 ब्रिक में 3 ब्रिक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसका वही उसी के हिसाब से आंसर है, और बहुत रेयर चांस है कि ये आंसर सही किए होंगे। इस टाइप का कोई पढ़ता नहीं है जनरली। फिर अगला है 13 नंबर, द स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ऑफ द ब्रिक। तो सभी को याद होगा, ये एक होता है स्टैंडर्ड साइज और एक होता है नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज बोलते हैं जिसमें हम लोग मोटार लगा लेते हैं। नॉमिनल साइज जिसमें मोटार वगैरह लगा होता है तो जस्ट 1 सेंटीमीटर वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो हो जाता है 20 नॉमिनल साइज। और स्टैंडर्ड साइज सभी को याद होगा, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 इसका ये डायमेंशन होता है। ये वाला डायमेंशन हो गया 19 सेंटीमीटर, एक ये डायमेंशन होता है और ये डायमेंशन होता है जो कि 9 सेंटीमीटर का होता है। और इसको नॉमिनल बोला जाता है जब इसमें कंक्रीट लग जाता है तो 1 सेंटीमीटर जस्ट वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको नॉमिनल अगर पूछे तो 20x10x10 में आ जाता है वो सेंटीमीटर। 14 नंबर है, ब्रिक से पूछा गया सवाल है। इसमें बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड है कि कौन सा टॉपिक से, इसमें बहुत अच्छा PDF है। इसमें पूछा गया द एल्कलाइन सॉल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक व्हेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर ऑन ड्राइंग। अब देखिए, इसका एक और टाइप से इसका नाम पढ़े होंगे कि इस पे जब सेल्ट्स वगैरह होता है या फिर इसमें मॉइस्चर होता है तो वो सूखने के बाद इसमें धब्बा टाइप का दिखता है। इसमें कुछ धब्बा जैसा दिखता है जिसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसको डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। इसमें धब्बा लगा रहता है तो वो धब्बा को एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो उसके टर्म्स में इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैक ब्रिक पोरस दिया हुआ है, वो नहीं होगा। मैक ब्रिक वीक एंड ब्रिटल, ये दूसरे किसी और कंपोनेंट के मिलने की वजह से होता है, इसमें अगर सिलिका ज़्यादा हो जाता है, ब्रिक में सिलिका ज़्यादा हो जाता है
तो सिलिका ज़्यादा होने की वजह से ब्रिक को वो ब्रिटल बना देता है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, मेक द पाउडर डिपॉजिट ओवर द ब्रिक, जो धब्बा धब्बा जैसा दिखता है, जिसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, धब्बा, यही चीज़ पूछा गया है। अगला है 15 नंबर, इसमें पूछा गया है द प्रोसेस, इसमें थोड़ा स्पीड में चलेंगे और किसी को कुछ डाउट होगा तो नीचे डिटेल दिया रहेगा, जिसमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और कुछ इसमें मिस्टेक्स लगे तो आप लोग हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि ये वाला चीज़ गलत बता दिया है हमने। 15 नंबर है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, तो इसको बोला जाता है नीडिंग, इसको बोला जाता है नीडिंग। अगला सवाल है 16 नंबर, व्हेन ऑल द ब्रिक आर लेड एज हेडर ऑन द फेस ऑफ वॉल, तो वॉल के फेस में आपको पूरा का पूरा हेडर दिखेगा, यहाँ पे हेडर, ये एच पूरा दिखेगा, ये अंदर की तरफ गया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं हेडर बोल्ट। अगर आपको स्ट्रेचर दिखेगा तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेचर बोल्ट। तो आपको फेस में हेड दिख रहा है, हेडर दिख रहा है तो उसको हेडर, स्ट्रेचर दिखेगा तो स्ट्रेचर, और फिर एक होता है फ्लेमिश जिसमें हेडर अल्टरनेट लगे होते हैं, तो अलग अलग टाइप का होता है, तो ये 2-3 टाइप होते हैं, वो सबको हम लोग देख लेंगे। हेडर, स्ट्रेचर और फ्लेमिश, ये 3-4 जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एक सवाल लगभग आ ही जाता है हमेशा। 17 नंबर है द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, क्विक लाइम जो होता है वो होता है CaO, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड लाइम, तो इस प्रोसेस को प्लस H2O मिलाते हैं तो ये हाइड्रेटेड लाइम में चेंज हो जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड लाइम, प्लस एनर्जी निकलता है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्लैकिंग। यही चीज़ इसमें पूछा गया कि स्लैकिंग किसको कहते हैं। 18 नंबर है अगला, 18 नंबर है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, और एक होता है क्विक सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग और एक होता है क्विक सेटिंग। तो रैपिड हार्डनिंग और सेटिंग में एक अंतर है, हार्डनिंग और सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में क्या होता है, हार्डनिंग में होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाता है, हार्डनिंग का मतलब है कि स्ट्रेंथ मिलना, हार्डनिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है, जो कि 30 मिनट में होता है। और सेटिंग, एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, उसके लिए सेटिंग टाइम चेंज होता है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे सभी लोग कि एक क्विक सेटिंग होता है, उसके लिए सेटिंग टाइम चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है, सेट तो हो जाता है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, उसको अगर छुएंगे तो वो तुरंत गिर जाएगा, ऐसा उसमें एकदम जीरो स्ट्रेंथ लगभग होता है, बहुत कम, जीरो नहीं मतलब बहुत कम स्ट्रेंथ होता है, बस सेट हुआ रहता है, बस वो खड़ा रहता है सीमेंट के दम पे। तो रैपिड हार्डनिंग है, तो रैपिड हार्डनिंग के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा गया है जो कि 30 मिनट होता है। उसके बाद अगला है सेटिंग टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट से पूछता ही हमेशा, उसका टेस्ट वगैरह भी और फाइनल सेटिंग टाइम से रिलेटेड चीज़ें भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या चीज़ पूछा गया है, सेटिंग पूछा गया है और हार्डनिंग पूछा गया है, 2 चीज़ पूछा गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेटिंग पूछता तो वो C3A से रिलेटेड हो जाता है, और क्विक हार्डनिंग बोलता तो वो C3S से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछा गया है, दोनों चीज़ें साथ में साइमल्टेनियसली पूछा गया है, तो C3A और C3S दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो नियरेस्ट ऑप्शन है, इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो सही है वो है D। और थोड़ा बहुत इसमें डाइकैल्शियम सिलिकेट का भी रोल रहता है, लेकिन उतना रोल नहीं रहता है। ऑल ऑफ द एबव आंसर दे दिया है, तो इसी को हम लोग ले लिए। 20 नंबर है कि द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग गुड पोर्टलैंड सीमेंट इन 90 माइक्रोन सीप शुड नॉट एग्जिट। तो यहाँ पे फाइननेस परसेंटेज पूछा गया है, तो सभी लोगों को पता है कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
और अगर वहाँ पे हम स्पेशल टाइप का सीमेंट लाते हैं कोई ओपीसी के अलावा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अलावा कोई स्पेशल टाइप का सीमेंट है, तो उसके लिए 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5% फॉर स्पेशल सीमेंट। अगला है 21 नंबर। यहाँ से स्ट्रक्चर चालू होता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा इन चीज़ों में। यहाँ से स्ट्रक्चर एनालिसिस चालू हो जाता है। पूछा गया द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज आल्सो रिफर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो इसमें क्या मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अननोन होता है तो उसमें क्या होता है, स्लोप या डिफ्लेक्शन जो होता है, रोटेशन या फिर डेल्टा जो होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। और इसी को बोला जाता है स्टीफनेस मेथड भी, इसी को बोला जाता है स्टीफनेस मेथड भी, इसी को बोलते हैं हम स्टीफनेस मेथड भी। ये बहुत डिटेल में हम अपने क्लास में कराए हैं। ये जो स्टीफनेस मेथड है 2 टाइप का होता है, डिस्प्लेसमेंट और इसी को बोलते हैं स्टीफनेस, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये 3 मेथड होता है। एक होता है एफएफसी, फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्स और कॉम्पैटिबिलिटी। ये तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से डील किए हैं हम क्लास में, तो वहीं से सवाल उठ के आया हुआ है। इसमें जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है जनरली थ्योरेटिकल सवाल आता है, थ्योरेटिकल टाइप का सवाल आता है। तो बहुत अच्छे से जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें से पूछा गया कि ये जो 3 ऑप्शन दिया गया है, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, जिसमें जो बेसिक अननोन होते हैं वो होता है थीटा या डेल्टा, जिसकी वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोला जाता है। और बाकी जो होते हैं उसमें फोर्स से रिलेटेड हैं, जिसमें बेसिक अननोन फोर्स होता है, तो उसको फोर्स मेथड बोला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड बोला जाता है। और जो लास्ट में जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कॉम्पैटिबिलिटी, इसलिए इसको कॉम्पैटिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। फोर्स, ये दोनों फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड एग्जाम्पल सहित इसके आंसर, एग्जाम्पल और इसमें अंतर, इसमें जो अंतर है वो एग्जाम्पल सहित थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 22 नंबर पूछा गया फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाने का थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कितने जगह पे और कितने डायरेक्शन में पूछा गया है। यहाँ पे 1, 2 और 3 तरह के फोर्सेस के लिए पूछा गया है। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 का बनेगा। इसको बनाने का एक प्रोसीजर बता देते हैं कैसा होता है, इसको अभी पूरा डिटेल में तो नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से आप बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का फोर्स ले लीजिए, 1 नंबर का फोर्स ले लीजिए, ठीक है। ये इसके लिए बेंडिंग मोमेंट बना देते हैं, ये इसके लिए बेंडिंग मोमेंट बना दिए, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट बना दिए 1 यूनिट फोर्स के लिए। फिर बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए M/EI डायग्राम बनाते हैं, M/EI डायग्राम बना दिए। M/EI डायग्राम बनाने के बाद फिर यहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पे हमको थीटा निकाल लेना है। इसकी वजह से 2 में बोला है, मतलब कि यहाँ पे थीटा निकालना है, इसी की वजह से यहाँ पे थीटा निकालना है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया है, मतलब कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो कोई भी एक चीज़ एक डायग्राम के लिए अगर देखते हैं, अगर उससे आंसर मैच कर जाता है तो उसको हम लोग टिक लगा देंगे। तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर थीटा निकालें, इसकी वजह से यहाँ पे थीटा निकालें, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है कि यहाँ से अगर हम कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ का रिएक्शन दे देगा यहाँ का थीटा, तो यहाँ का रिएक्शन हो जाएगा 3ml/3EI, ml/3EI हो जाएगा। यहाँ का रिएक्शन हो जाएगा 6ml/3EI। यहाँ से चूँकि ml/6EI, ये वाला चीज़ अगर इसको यूवीएल मानेंगे, इसको यूवीएल मान करके सॉल्व करेंगे, बहुत डिटेल में क्लास में कराएं हम इसको यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिड लोड मान करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन निकालते हैं, कॉन्जुगेट बीम का रिएक्शन देता है हमको थीटा, रिएक्शन देता है थीटा, और कहीं पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं वो हमको देता है डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा 3ml/3EI और इस डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 6ml/EI। तो एक तो ये दिख रहा है कि डेल्टा 11 जो हो जाएगा, F11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L/EI। तो देख लेते हैं कितने में मैच कर रहा है, L/3EI। L/3EI यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ ऑप्शन ए मैच कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए मैच कर रहा है, जिसमें L/3EI दिया हुआ है।
फिर यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा है F12 जिसका वैल्यू हो जाएगा L/6EI। और यहाँ पे अगर हम डिफ्लेक्शन निकालें तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा तो ये वाला डायग्राम हो गया हमारा, थोड़ा अच्छे से, ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकाल देना है। इस पॉइंट पे खड़े होकर देखेंगे रिएक्शन निकालने के बाद, तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा कॉन्जुगेट बीम का L/6EI, उसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोमेंट निकाल देंगे। जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट दे देगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो शायद यहाँ पे आता है mL²/48EI, तो L²/48EI शायद हो जाता है। तो ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है। L/3EI और L/6EI ये तो दिया हुआ है, लेकिन L/L²/48EI नहीं दिया है, तो शायद इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल के देख लेंगे। अगर या तो इसका आंसर ए होगा या तो इसका आंसर डी होगा, पूरा निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला डायरेक्शन है डेल्टा वाला डायरेक्शन, वो मैच नहीं कर रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर जाएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। अगर किसी को इसका डिटेल में चाहिए हुआ सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर हमको मैसेज कर देंगे, हम उसको सॉल्यूशन भेज देंगे अगर आपसे नहीं बनता है तो। अगला सवाल है 23 नंबर का। इसमें एक फ्रेम दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोलर लगा हुआ है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में R, वर्टिकल डायरेक्शन में R, A वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 होगा। और पूछा क्या है वो देख लेते हैं। द फ्रेम ABCD is shown in the figure below, which is supported by roller at A and hinge at C. What is the reaction roller at A? यहाँ पे रिएक्शन पूछा है, तो वर्टिकल रिएक्शन तो 0 होगा, रोलर पे दिया हुआ है तो इसी की वजह से 0 हो जाएगा। तो निकालने का जरूरत ही नहीं है, 0 ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगता तो यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल निकलता। 24 नंबर है, देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर के थोड़ा अच्छा सवाल है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से आता है इसका। ये सब सवाल हम क्लास में कराए हुए हैं, स्ट्रक्चर का सेम सवाल, सिर्फ डाटा चेंजेस रहता है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे डाटा चेंजेस रहता है। तो उसी का सवाल है और आप लोग क्लास भी कर सकते हैं। अभी जस्ट आया हुआ है नोटिफिकेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि इसका सॉल्यूशन भेजा जाए। तो 24 नंबर देखते हैं। अ लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन अप्लाइड एट ए सो इन द फिगर प्रोड्यूस द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी एंड सी ऑफ द बीम एज डेल्टा बी 10 mm, डेल्टा सी 15 mm. व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट ए व्हेन द लोडेड 100 किलो न्यूटन एट बी एंड 300 किलो न्यूटन एट सी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा 500 किलो न्यूटन का लोड लगता है, तो 500 किलो न्यूटन का लोड लगने की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, बी पे जो डिफ्लेक्शन है वो है हमारा 10 mm, और ये जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो है 15 mm। फिर अगला क्वेश्चन ये बोलता है, अगला ये बोला गया है कि यहाँ पे हमको लगाना है, यहाँ पे जो लोड लगाना है बी पे वो लगाना है 100 किलो न्यूटन का, और इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे जो लोड लगाना है वो है 300 किलो न्यूटन का, वो है 300 किलो न्यूटन का। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल का थ्योरम क्या बोलता है, फिर उसके हिसाब से इन यहाँ पे 300 किलो न्यूटन का, उसके हिसाब से यहाँ पे हमको निकालना है डिफ्लेक्शन डेल्टा एट ए। तो इसका बेसिक सा एक फंडा है, इसका बेसिक सा फंडा है कि यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो डिफरेंट लोड है। यहाँ पे जो लोड लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे जो लोड लग रहा है उन दोनों की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो इसका जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का जो फंडा है वो बोलता है कि इस लोड के द्वारा यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसको ये वाला लोड बोलेगा कि मैं किया हूँ। इस लोड की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसको ये 300 किलो न्यूटन वाला लोड बोलेगा कि मैं किया हूँ। और ये 100 और ये 300 किलो न्यूटन का लोड लगने की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसको 500 किलो न्यूटन वाला बोलेगा कि मैं किया हूँ।
तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि 100 किलो न्यूटन का लोड है, उसके नीचे जो डिफ्लेक्शन है वो 10 mm का है, प्लस 300 किलो न्यूटन का लोड है, उसके नीचे जो डिफ्लेक्शन है 15 mm का, उसको बोलता है कि 300 वाला मैं किया हूँ। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा कि 500 किलो न्यूटन जो है उसके नीचे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको बोलेगा ये मैं किया हूँ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 प्लस 5500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5500 डिवाइडेड बाई 500, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 11 mm, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे, कठिन होता है, समझ में नहीं आता है। इसमें बोला गया है एक बीम है। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, उससे पहले क्वेश्चन से एक बार अपने से रीडिंग कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, क्वेश्चन रीडिंग कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन बोला है 25 नंबर, और आप लोग बनाए होंगे, आपको डाउट होगा तो ही आप देख रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम में यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए ये वाला चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/12, और यहाँ पे जो मोमेंट होता है वो होता है WL²/24। अगर यही चीज़ अगर पॉइंट लोड में होता है, तो यहाँ पे हो जाता है PL/8 और वो चीज़ हो जाता है PL/16, तो जस्ट आधा होता है उसके सेंटर में। तो यहाँ पे यूडीएल का पूछा गया है और इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1/2। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन बना दिए हम, इसके नीचे है ये जो सॉल्यूशन है, गलत सॉल्यूशन दे दिए, थोड़ा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े। ये वाला भी है, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा, देख लेंगे। 25 नंबर है, एक बीम कैरीज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल स्ट्रेन एनर्जी इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन डायरेक्टली फंक्शन होता है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ डेल्टा, मतलब कि जिसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका स्ट्रेन एनर्जी उतना ही मैक्सिमम होगा। तो सबसे ज़्यादा सेम टाइप का लोड है, सभी चीज़ें सेम दिया हुआ है, तो अब देखिए कि किसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। मान लीजिए कि ये है, इसमें यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाता है WL⁴/48 EI, 5/384 हो जाता है। फिर वहीं पे प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम रहेगा, इधर सिंपली सपोर्टेड और इधर फिक्स्ड और सेम काइंड्स हुआ है, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड बीम है तो डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा फिक्स्ड होगा, जितने जगह से उसको अनस्ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ये वाला चीज़ भी आपको याद होगा और कर लेंगे कि सिंपली सपोर्टेड में जितना डिफ्लेक्शन उसका होता है यूडीएल की वजह से, उसका 1/5 टाइम्स इसमें होता है ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, डिफ्लेक्शन ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कितना हो जाता है 1/384 WL⁴ EI। तो ये वाला वैल्यू भी थोड़ा डाटा को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैंटिलीवर बीम का बहुत ज़्यादा हो जाता है डिफ्लेक्शन, इसकी वजह से अगर हम देखें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा WL⁴/8 EI। तो जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जिसके लिए जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेन एनर्जी। सेम क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में ये वाला दिए हुए थे, अगर आप लोग लगा रहे होंगे तो। 26 नंबर, द ऑर्डिनेट ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट हैज़ डायमेंशंस। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं तो इसका वैल्यू होता है AB/L। किसी भी पॉइंट पे अगर हम बनाएं, यहाँ से A डिस्टेंस है और यहाँ से B डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के लिए अगर हम बनाएं ILD, तो उसका वैल्यू होता है, ILD का जो हाइट होता है उसका वैल्यू हो जाता है AB/L, A इन मीटर, B इन मीटर, L इन मीटर। तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, L इन मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा M।
तो एम किसका यूनिट होता है? लेंथ का। इसके बाद अगला है 27 नंबर। इसका आंसर आयोग ने गलत लिया, ये व्यापम ने अलग गलत लिया हुआ था। इसमें बोला गया है इफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई अंडरगोज यूनिट डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड। तो देखिए क्या बोला गया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, तो इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट पे यूनिट डिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर वही डिफ्लेक्शन हमको करना है या फिर उस डिफ्लेक्शन के बराबर यहाँ पे अगर हमको मूवमेंट जनरेट करना है, उस डिफ्लेक्शन के बराबर यहाँ पे मूवमेंट जनरेट करना है, रोटेशन जनरेट करना है, तो ये मूवमेंट कितना होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं इसकी वजह से डिफ्लेक्शन का, क्योंकि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोलता है कि डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 1। तो यहाँ से हम इसकी वजह से डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर इसका डिफ्लेक्शन अगर हमको निकालना है तो सिंपल मेथड है, इसके लिए मोमेंट एरिया मेथड पे लगाइए। इसका वैल्यू हो जाएगा एम का वैल्यू लेना है यूनिट, तो यूनिट डिफ्लेक्शन है। ये बहुत अच्छे से हम किए हुए हैं क्लास में, तो थोड़ा सा जिसको आइडिया है ठीक है, नहीं तो थोड़ा डाउट वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा। ये हो जाएगा 1/EI डायग्राम। तो इसका जो इस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट एरिया थ्योरम होता है जिसमें एरिया का मूवमेंट लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू L इंटू 1/EI, ये हो जाएगा एरिया, और एरिया हो गया, ये हो गया एरिया। अब इसका एरिया का मूवमेंट लेना है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है डिफ्लेक्शन। तो इसके यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसका जो सेंट्रोइड हो जाएगा 2L/3, 2 इंटू L/3। तो ये हो जाएगा, इसकी वजह से जो भी रिएक्शन आएगा वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा L²/3 है। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो आ रहा है L²/, इसकी यहाँ पे हमको निकालना है फ्लेक्सिबिलिटी, तो जस्ट ये अपोजिट हो जाता है, यूनिट फोर्स की वजह से, क्योंकि स्टिफनेस और 1/, फ्लेक्सिबिलिटी यहीं से आता है, ये सारी चीज़ें यूनिट लोड के लिए जो डिफ्लेक्शन होता है, उसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा L/3। उसके बाद है हमारा 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर के सवाल में देखेंगे कि यहाँ पे जो लोड लग रहा है, इसको सबसे पहले तो 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसको 2 भागों में, ये थीटा हो जाएगा, तो नीचे वाला लोड जो हो जाएगा W cos थीटा हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हमको पूछा है यहाँ पे मूवमेंट। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो होता है PAB²/L²। P का जो वैल्यू है वो W cos थीटा है, तो W cos थीटा AB²/L²। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। cos स्क्वायर थीटा है, दिस इज नहीं। A² है, दिस इज नहीं। यहाँ पे C आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर 29 नंबर का सवाल है, जो हम ऊपर बना दिए थे 25 नंबर के सवाल में, ये वाला। थोड़ा सा वहीं से देख लेंगे। ये फिक्स्ड बीम है, ये भी फिक्स्ड बीम है। तो यहाँ पे UDL की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट जनरेट होता है वो होता है WL²/12, और यहाँ पे जो इसके सेंटर में जो मूवमेंट जनरेट होता है वो WL²/24, और इसका जो बेंडिंग मूवमेंट है वो इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे जस्ट आधा होता है। तो उनका रेशियो पूछा गया है। और आज का जो आखिरी सवाल है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछा गया है। सवाल को आप लोग पढ़ेंगे, हम सेंड कर देंगे आप लोगों को ग्रुप में इसका पेपर। तो ये हमारा है पोर्टल फ्रेम। इस पोर्टल फ्रेम में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछा है। तो Re-3 जो होता है, और जितने भी मेंबर में एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम लोग माइनस करते हैं, उतना नंबर ऑफ मेंबर को हमको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपली बना सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 3 डिफॉर्मेशन होगा। वो 3 डिफॉर्मेशन कौन कौन सा होगा, वहाँ पे होगा डेल्टा X, डेल्टा Y और
रोटेशन, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तीनों मिला के 6 है। इसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन इसमें कैंसिल हो जाएगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन इसमें कैंसिल हो जाएगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो 3 एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम लोग माइनस कर दिए, मतलब 6 - 3 कर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम 30 सवाल को बना लिए हैं। और इस 30 सवाल में किसी भी सवाल पे अगर डाउट होगा, कोई सा मेथड आपको समझ में नहीं आएगा, तो डायरेक्टली फ़ोटो का उसका स्क्रीनशॉट ले करके हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट करेंगे, हमारा डिटेल है। और इसके अलावा हमारे कोर्सेज भी चालू हो गए हैं, तो आप हमारा कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बूस्टर कोर्स है, जिसमें अगर आपका बेसिक अच्छा है, आप फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ से आपको, और जितने भी लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा इस पर्टिकुलर पार्ट में जो भी डाउट आया है उस पर, मतलब पर्टिकुलर डाउट आया है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। और यहीं तक हम वीडियो करते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी है, टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हैं। NS इंजीनियर्स अड्डा का हमारा टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ का लिंक हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे। और यहीं तक करते हैं ये वीडियो। थैंक यू।